Hello students, welcome back with another topic that is goodwill. Today we will discuss about the goodwill. Goodwill is the most commonly used word in the partnership, or we can say that it is the most important word that comes again and again when we are solving a questions of partnership. आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में और ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें एमपी बोर्ड में तो एमपी बोर्ड का इसका क्वेश्चन 100% श्योर रहता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी और इट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। चाहे वो तो थ्योरी के फॉर्म पे हो और चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता ही रहता है। चाहे वो 2 न्यूमेरिकल पूछता हो और चाहे वो 1 थ्योरी 1 न्यूमेरिकल और चाहे वो दोनों ही थ्योरी का पूछता हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में और हम जानेंगे कि गुडविल क्या है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, गुडविल की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड टू वैल्यू गुडविल, हमें क्या ज़रूरत होती है गुडविल को वैल्यू करने की, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गुडविल, ठीक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे गुडविल के इस वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं, गुडविल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या है गुडविल की? तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म। गुडविल का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी फर्म के द्वारा फर्म ने जो गुड नेम, जो अपना नाम और रेपुटेशन अर्न की है थ्रू अ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। ठीक, किसी भी बिजनेस के द्वारा या किसी भी बिजनेसमैन के हार्ड वर्क के कारण या उसकी ऑनेस्टी के कारण उसके बिजनेस के द्वारा उसके बिजनेस ने जितना भी मार्केट में नेम फेम कमाया है, ठीक है, गुड नेम और रेपुटेशन जो उसने कमाई है वही हमारी क्या है, गुडविल है। ठीक है, हमने अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से, हमने ईमानदारी से काम करके जो भी अपना मार्केट में नाम बनाया है, जो भी हमने अपने मार्केट में रेपुटेशन बनाई है, जो भी हमने नेम और फेम कमाया है, वही हमारे लिए क्या होती है, गुडविल होती है। ठीक है, आगे है, इट इनेबल्स टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड्स। गुडविल जो क्या है, गुडविल हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। मतलब ये कि अगर हमारी गुडविल अच्छी है, अगर हमारी गुडविल की वैल्यू हाई है, ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो हायर प्रॉफिट को अर्न करेगा। पर अगर हमारे गुडविल की वैल्यू क्या है, लो है, तो हमें लोअर प्रॉफिट अर्न होगा। तो गुडविल इट इनेबल्स टू अर्न अ हायर प्रॉफिट, ये हमें मदद करता है हायर प्रॉफिट को कमाने में, इन कंपेरिजन टू, किसकी तुलना में, इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। उनके कंपेरिजन में जो अदर फर्म्स हैं जो हमारे ट्रेड में, फॉर एग्जांपल जैसे जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं वही बिजनेस हमारा कंपटीटर रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम हायर प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो बिजनेस की गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, हमारा जो नेम है, हमारा जो फेम है, उस बिजनेसमैन से क्या है, कम है। ठीक है, तो जो भी नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा रहा है और उससे ज्यादा जो हम हायर प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं, हम विद द सेम इन्वेस्टमेंट क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का नेम और फेम क्या है, ज्यादा है। तो गुडविल हमें मदद करती है, गुडविल हमें मदद करती है टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल हमें क्या करती है, हेल्पफुल करती है। फिर चलिए मीनिंग के बाद देखते हैं हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन। लॉर्ड एल्डन ने कहा है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन ने कहा है, गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज नथिंग मतलब गुडविल कुछ भी नहीं है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेसेस। गुडविल कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि पुराने कस्टमर्स पुरानी जगह पर लौट कर आते रहेंगे, पुराने कस्टमर्स पुरानी जगह पर लौट कर आते रहेंगे। और पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर लौट कर क्यों आते रहेंगे, बिकॉज ऑफ गुडविल। किसके कारण से, गुडविल के कारण से, क्योंकि हमारे बिजनेस ने नेम फेम कमाया होगा, तो गुडविल हेल्पफुल होगी हमारे लिए कि हमारे पुराने कस्टमर जब भी शहर लौट कर आएंगे तो पुरानी जगह पर क्या होंगे, आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं का कोई आइटम मान लेते हैं हमें बहुत पसंद है, तो जब भी हम उस शहर जाते हैं
जब भी उस शहर पे हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो आइटम हम वहाँ खाने जाएं। ऐसा क्यों होता है? और हम उसी दुकान को ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उस दुकान के बारे में भरोसा था, उस दुकान का टेस्ट हमें अच्छा लगता था, उस दुकान ने गुडविल अपनी मार्केट में ऐसी बना रखी थी कि मतलब वहां जाएंगे तो वहां हमें अच्छा ही मिलेगा। समोसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा होटल होता है जहां हम अक्सर समोसे खाते हैं। अब जहां हम अक्सर समोसे खाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी जगह पे जाके समोसे खाएं, डेली अलग अलग होटल में जाके नहीं खाते हैं। क्यों? कोई ना कोई ऐसा होटल होता होगा जिसका टेस्ट हमें क्या होता है, पसंद होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि यहाँ साफ सफाई है, जिसके बारे में उनके क्वालिटीज के बारे में हमें पता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बार बार हम उसी जगह पे जाके खाना चाहते हैं? ये अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ने ही समझाने की कोशिश की है कि इट इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट ओल्ड प्लेसेस। ये सिर्फ गुडविल के कारण ही है कि पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर आते रहेंगे। गुडविल के बारे में एक सेइंग्स है, एक कहावत है। वो कहावत क्या है? इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये जो 3 लाइन की कहावत है, इस पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी और गुडविल की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता चलेगा कि गुडविल वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लिखा हुआ है इफ कैपिटल इज लॉस्ट, अगर बिजनेस में हमारी कैपिटल का लॉस हो जाता है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट, हमने कहीं पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब वो 2 लाख हमारे डूब गए, वो 2 लाख हमारे डूब गए, तो नथिंग इज लॉस्ट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैपिटल ही डूबी है, पैसा ही डूबा है, पैसा तो फिर से आ जाएगा। मतलब कैपिटल डूबने का इतना दुख हमें नहीं मनाना चाहिए, कैपिटल डूबने से हमें इतना उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पैसा है, पैसा फिर से हम कहीं से व्यवस्था करके और कैपिटल का मैनेजमेंट कर लेंगे और हम फिर से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट इफ कस्टमर इज लॉस्ट, लेकिन अगर कस्टमर हमने खो दिया, अगर किसी भी बिजनेस ने कस्टमर खो दिया, समथिंग इज लॉस्ट, मतलब बिजनेस ने कुछ ना कुछ खो दिया। अगर हमने कैपिटल खोई थी मतलब हमने कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन अगर हमने कस्टमर खो दिया तो समथिंग इज लॉस्ट, मतलब बिजनेस ने कुछ ना कुछ खो दिया है। क्योंकि जिन कस्टमरों को हम लॉस कर चुके हैं, जिन कस्टमर को हम नाराज कर चुके हैं, वो कस्टमर हमारे पास दोबारा लौट कर नहीं आएंगे और हो सकता है कि वो हमारा ऐड करें, वो हमारा गलत प्रचार करें और दूसरों से भी कहीं करें वो दुकान तो गंदी है वहां पे नहीं जाना। मतलब खुद तो नहीं आएंगे, प्लस साथ में हमारा खराब एडवर्टाइज करेंगे, हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे, तो दूसरे लोग भी हमारे यहाँ आना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। खुद तो नहीं आएंगे, साथ में दूसरों को भी नहीं आने देंगे। इसीलिए कहा गया है इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मतलब अगर कस्टमर का लॉस हमने कर दिया तो कुछ ना कुछ हमने लॉस कर दिया। बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आप बिजनेस की गुडविल को लॉस्ट कर देते हैं मतलब आपने सब कुछ खो दिया है। अगर आपने बिजनेस की गुडविल अगर आपने अपने नेम को, फेम को खराब कर दिया मतलब आपका बिजनेस पूरी तरह से अब क्या हो, डूबने की कगार में आने वाला है। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमारा जो चलता है, बिजनेस जो हमारा रन होता है वो हमारी गुडविल के कारण ग्रोथ करता है। और जब हमने गुडविल ही खो दी, हमने अपनी गुडविल ही खराब कर दी, हमने अपना नेम फेम ही खराब कर दिया, तो मतलब ये कि हमारा बिजनेस बंद होने की कगार में आने वाला है। इसीलिए कहा गया है इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ कैपिटल लॉस हुई है तो कैपिटल फिर से आ जाएगी। बट इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर कस्टमर का लॉस हो गया है फिर हमें परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर से ही हमारा क्या चलता है, बिजनेस चलता है, तो कस्टमर का नाराज होना सही नहीं है। बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, लेकिन अगर हमने अपना नेम और फेम ही खराब कर दिया, हमने अपना नाम खराब कर दिया, तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज लॉस्ट, मतलब हमने सब कुछ खराब कर दिया। ठीक है, तो ये थी मीनिंग और डेफिनेशन। अब देखते हैं हम कैरेक्टर। चलिए बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, फीचर्स या विशेषताएं। गुडविल की क्या क्या फीचर्स होते हैं, गुडविल की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला फीचर है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। हमको पता है 2 एसेट हमारी टेंजिबल होती है और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें छुआ जा सकता है और जिन्हें देखा जा सकता है। और इंटेंजिबल क्या होती है, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो गुडविल हमारी कैसी एसेट है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। गुडविल को ना ही हम
देख सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो पहला फीचर है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। दूसरा है इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट। इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक एसेट है। गुडविल क्या है हमारी? विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू। विच डज, काल्पनिक का मतलब क्या है? विच डज नॉट हैव। फिक्टिटियस एसेट वो होती है विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू, लेकिन गुडविल हमारी क्या है? फिक्टिटियस एसेट नहीं है। मतलब गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट। अगर हम इसको फिक्टिटियस एसेट समझते हैं तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक एसेट्स या अवास्तविक एसेट। ठीक है, अवास्तविक एसेट। तो गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट। गुडविल हमारे फिक्टिटियस एसेट नहीं है। और फिक्टिटियस एसेट का मतलब है विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तीसरा है इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तीसरा फीचर है गुडविल का, गुडविल हमें हेल्प करती है एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में। एक्सेस प्रॉफिट का मतलब कि हायर प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल हमारी क्या करती है? मदद करती है। हमारे बिजनेस की गुडविल जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हमारे बिजनेस की गुडविल अगर कम होगी तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? लोअर होगा। तो गुडविल हमें एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है? मदद करती है। चौथा फीचर है वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन अ सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसका मतलब है कि गुडविल की जो वैल्यू है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल कैन नॉट बी फाइंड। बिजनेस की जो गुडविल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो गुडविल की वैल्यू है वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे, वैल्यूएबल के, जो भी उसे वैल्यू करने वाला है उसके सब्जेक्टिव जजमेंट की वैल्यू पे वो गुडविल करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि डोमिनोज है। हम मान लेते हैं कि डोमिनोज है, तो डोमिनोज की गुडविल ए है, बी है, सी है, डी, ये चार लोग हैं। ये चार लोग, हमने कहा ए से, हमने कहा कि डोमिनोज की गुडविल कितनी है, तो ए का मानना था कि 1000 करोड़। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1000 करोड़। हमने बी से कहा तो बी ने कहा 1500 करोड़, सी ने कहा 2000 करोड़। मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि वैल्यूएबल कौन है, कौन उसे वैल्यू कर रहा है, उसका पर्सनल व्यू क्या है। तो गुडविल की इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट हैज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या डिपेंड करती, किस बात पर? सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूएबल। जो भी उसे वैल्यू कर रहा है, हम वैल्यू कर रहे हैं तो कुछ और होगी, आप वैल्यू करोगे तो कुछ और होगी, दूसरा वैल्यू करेगा तो कुछ और होगी। इसलिए कहा गया है द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन अ सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूएबल। ये वैल्यूएबल के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे वैल्यूएबल हमारा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू भी गुडविल की क्या होती जाएगी? चेंज होती रहेगी। अगला पॉइंट है इट इज एन एट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल क्या है हमारा? एक एट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू द ओल्ड प्लेसेस। गुडविल एज एन एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। एट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कि कस्टमर को ये अट्रैक्ट करता है, कि कस्टमर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और ये माना जाता है कि गुडविल ही पुराने कस्टमर को ओल्ड प्लेसेस पे खींच के लाती है। मतलब जो भी हमारा ओल्ड कस्टमर है, बहुत सालों से मान लो हमारे शहर में नहीं है, किसी दूसरे शहर में रहता है, पर जब भी वो शहर लौट कर आएगा और हमारे पास ही वापस आ रहा है, जिसका भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा होटल है और हम समोसे का बिजनेस करते हैं और हमारे पास ही लौट के वो समोसे खाने हमारे शहर में जब आता है तो आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी गुडविल क्या है? हाई है। हमारी गुडविल हाई है और गुडविल ही उसे खींच रही है। हमारी जो बिजनेस की गुडविल, हमारे बिजनेस का जो ब्रांड नेम है, हमारा जो नेम है, हमारा जो फेम है, वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू द ओल्ड प्लेसेस। तो ये थे हमारे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, या इसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल? फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब है कि वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है। अफेक्ट मतलब या तो बढ़ सकती है या तो क्या कर सकती है? घट सकती है। अगर सब कुछ हमारे फेवर में, अगर सब कुछ हमारे फेवर में है तो सारी चीजें पॉजिटिवली हो रही हैं तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। अगर निगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं तो वो क्या होंगी?
हमारे वैल्यू गुडविल की वैल्यू को डिक्रीज करेंगी। ठीक है, और गुडविल हमारी किससे रिलेटेड होता है? प्रॉफिट से। जितनी ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा प्रॉफिट, या जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा गुडविल, जितना कम प्रॉफिट उतनी कम गुडविल। ठीक, सबसे पहला फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो गुडविल है उसको लोकेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लोकेशन का इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कॉमर्स क्लासेस है। ठीक, अब कॉमर्स क्लासेस है और हमने अपने क्लास जो है हिमालय पर्वत पे बना ली। हमने अपनी क्लास कहाँ बना ली? हिमालय पर्वत पे। अब बताइए हिमालय पर्वत पे कौन पढ़ने आएगा? ये क्या है? हमारी लोकेशन क्या फेवरेबल है? नहीं, ये अनफेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस है। बिजनेस की जो लोकेशन होनी चाहिए वो फेवरेबल होनी चाहिए, जहां पे आसानी से लोग पहुंच सके, जहां पे आसानी से लोग आ सके, जा सके और हमारी सर्विसेज का फायदा उठा सके। तो अगर लोकेशन हमारी फेवरेबल है, लोकेशन हमारी अच्छी है, तो बिजनेस की गुडविल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर लोकेशन हमारी अनफेवरेबल है तो ये बिजनेस की गुडविल को क्या करेगा? ये इफेक्ट, मतलब हायर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, मतलब हमारी गुडविल को इफेक्ट कैसा करेगा? निगेटिवली करेगा। दूसरा पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हमारे वर्किंग हैंड्स, जो हमारा मैनेजमेंट है, अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ईच एंड एवरी मेंबर जो है अपना काम सही तरीके से कर रहा है, वो अपना वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहा है, तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है गुडविल की वैल्यू को। तीसरा है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? अगर हमारा बिजनेस जिसपे हम डील कर रहे हैं, हमारे गुड्स का नेचर डेली यूज का है, अगर हमारे गुड्स का नेचर डेली यूज का है, तो वो क्या होगा? वो मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और स्टेबिलिटी बनी रहेगी मतलब उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों चलती रहेंगी। और डिमांड और सप्लाई जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो हमारे बिजनेस की क्या होगी? ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, हमारे बिजनेस का नेम भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पर अगर हम किसी फैंसी आइटम में डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी फैंसी आइटम में डील करते हैं, तो फैंसी आइटम की जो डिमांड है वो रोज रोज तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, सीजनल कोई काम हम अगर करते हैं, हमारा गुड्स जो है वो सीजनल है, तो उसकी डिमांड सीजन आने पे तो बढ़ती है, लेकिन सीजन जाने के बाद क्या जाती है? अपने आप घट जाती है। तो नेचर ऑफ गुड्स भी जो होता है वो बिजनेस गुडविल के उस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, वैल्यू पे। चौथा पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। मोनोपोली शब्द हमने सीखा था इकोनॉमिक्स में। मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे सिंगल एकाधिकार, सिंगल सेलर होता है, बायर नहीं सिंगल सेलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। अब सिंगल सेलर है, मोनोपोली है हमारे पूरे एरिया में। मान लेता हूं कि एमपी में सिर्फ मैं ही एक कॉमर्स का टीचर है, फॉर एग्जांपल एमपी में मैं ही एक कॉमर्स का टीचर हूं, मैं ही अकाउंट पढ़ाता हूं। अब मेरा क्या होगा? अब मेरे पास जिसको भी अकाउंट पढ़ना होगा तो कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा, चाहे मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और चाहे क्वालिटी ना प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर हमारा किसी भी बिजनेस में मोनोपोली है तो वो हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में क्या करता है? मदद करता है। पर अगर मोनोपोली नहीं है तो यही प्रॉफिट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर हमारे पास मोनोपोली राइट्स है तो हम हायर प्रॉफिट को अर्न करेंगे, और मोनोपोली राइट्स नहीं है तो फिर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पांचवा है क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कस्टमर को पसंद आएगा। ठीक है, तो कस्टमर उसे बार बार खरीदना चाहेगा। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे गुडविल की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने में। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी लोअर है तो गुडविल भी हमारी क्या हो जाएगी? लोअर। अगर हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या है? हायर है, तो गुडविल भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी और हायर होगी। ठीक है, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन, हमारे बिजनेस की मार्केट सिचुएशन क्या है या मार्केट सिचुएशन कैसी है? मार्केट सिचुएशन, क्या बिजनेस में किसी का डिमांड तो है पर सप्लाई नहीं?
डिमांड तो है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड एक्सेस होगी और सप्लाई कम होगी, डिमांड एक्सेस होगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, हम कम कैपिटल को इन्वेस्ट करके भी हायर प्रॉफिट को अर्न करेंगे, क्योंकि डिमांड जब ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, प्राइसेस हमारी बढ़ जाती है। डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। मतलब जैसे ये 10 रुपए का मिल रहा है, आज इसकी प्राइस, डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो इसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो यही आइटम हम 5 रुपए का जो खरीद के 10 में बेच रहे थे, अब 5 का ही खरीद रहे हैं और हम 20 में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब भी डिमांड हाई होता है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अगर सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ये मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट की सिचुएशन कैसी है। लास्ट है अदर फैक्टर्स लाइक सेल सर्विसेज, गुड्स कस्टमर रिलेशन। अदर फैक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं जो अदर फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे सेल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि जैसे आसपास के किराने वाले होते हैं वो होम डिलीवरी की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। अब होम डिलीवरी की वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमें जाना है, लिस्ट देना है, सामान निकाल के हमारे गाड़ी पे रख देगा या हमारे घर तक छोड़ है। मतलब हमें कहने का ये कि ना तो हमें झोला उठाने की दिक्कत है, ठीक है, ना बैग उठाने की दिक्कत है। तो हम भी ऐसी दुकान में जाना पसंद करेंगे जहां हमें कुछ भी न करना पड़े, जहां हमें कोई मेहनत न करनी पड़े और सारी चीजें हमारे घर पे आ जाएं, ठीक है। तो ये अदर सर्विसेज है। अदर क्या है, अदर एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो उस दुकान के द्वारा प्रोवाइड हो रही। तो दुकान वाला अगर ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसके, हमारे नजर में उसकी गुडविल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, हम उसे एक अच्छा दुकानदार मानेंगे, ठीक। उसके बाद है गुड कस्टमर रिलेशन। अगर कोई भी दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कस्टमर के साथ अच्छे बिहेवियर करता है, ठीक है, हम जाते हैं तो हमको बढ़िया बैठाता है, पानी कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, ठीक, तो हम उसी के यहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ भी ये सारी सुविधाएं हमको मिल रही होंगी। तो ये सारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर पे कहना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम पे ये पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा जाता है। तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए और इन्हें लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो इनका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। और ये तो अब आपको हमने समझा दिया है, बाकी पढ़ना आपको है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है, ठीक है। कंडीशंस क्या होती है, व्हाट आर द कंडीशंस एट द टाइम व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड। गुडविल का वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं, कब कब जरूरत हमें पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द पार्टनर्स। जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है तो वहां पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। नीड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था। अब वो चाहते हैं कि वो अपने रेशियो को चेंज कर दें, फॉर एनी रीजन वो चाहते हैं कि हम अपना रेशियो अब कितना करेंगे, 1:1। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी, जब भी ये रेशियो चेंज होगा तो वहां पे हमें गुडविल के वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा रीजन है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड का मतलब है कि जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा उस कंडीशन पे हमें फिर से वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी गुडविल की। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिंपल एक लाइन में बात करें तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन एन एग्रीमेंट। जब कभी भी हमारे एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो ओल्ड एग्रीमेंट एक्सपायर्स, तो हमारा पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसकी जगह में एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो उन हर कंडीशन में, उन हर केसेस में हमें जरूरत होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तीसरा पॉइंट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट लेगा, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। और व्हेनेवर अ पार्टनर डाइज, रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ इतना फर्क है कि रिटायरमेंट अपनी मर्जी से होता है और जो डेथ होती है वो भगवान की मर्जी से होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है व्हेन द फर्म इज सोल्ड।
जब हमारी फर्म क्या होती है, सोल्ड की जाती है, तब भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है कि आखिर हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है। और फिफ्थ पॉइंट है व्हेन द फर्म इज एमलगमेटेड विथ अनदर फर्म। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर। ठीक है, मर्जर का मतलब है कि जब भी कोई एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या होती, मर्ज होती, मतलब दोनों अलग अलग थे पहले, अब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वो कहलाता है क्या, अमलगमेशन ऑफ अनदर फर्म। तो जब भी दो या दो से अधिक फर्म क्या होती है, अमलगमेट होती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, उस कंडीशन में भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती थी। तो ये थी हमारी कंडीशंस कि हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब कब होती, कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जब हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, तो उसके लिए हमारे पास है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो हमारे सामने तीन मेथड हैं, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीनों हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। पहले हम एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट सीखने के बाद हम सुपर प्रॉफिट और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है, एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। मतलब यहाँ पे दो केस हमारे पास बनेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जो टॉपिक है हमने बताया था, गुडविल का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% क्वेश्चन इससे आएगा, न्यूमेरिकल से और थ्योरी से, आइदर न्यूमेरिकल आइदर थ्योरी आइदर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी और या तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों। ठीक, तो ये जो चैप्टर है, ये हम बात करें, ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा। अभी हम समझेंगे और बड़े आसानी से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक करके हम तीनों मेथड्स को। सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट जो मेथड होता है, ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है और इसको हर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप का जो बिजनेस हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन का इसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता क्या है, यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं, पास्ट ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं, उससे यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पे ये हमें बताया जाएगा कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम होगा हमारा फॉर्मूला लिखना। जिस मेथड का भी हमें यूज करके वैल्यूएशन करना है, उसका हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फॉर्मूला लिखने के अपने ही बेनिफिट होते हैं। फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे हमारे सामने ये फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर और एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो एस्पेक्ट चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा क्वेश्चन पे गिवन होगा, ये क्वेश्चन पे गिवन होगा, मतलब इसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसका सीधा सा साफ है कि हमें गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो अब हमें चाहिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए, वो क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो अगर एवरेज प्रॉफिट हमको पता चल जाए तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट। और जब हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम फार्मूले में रख देंगे एवरेज प्रॉफिट की जो है जो वैल्यू फाइंड होगी और नंबर ऑफ परचेज ईयर में क्वेश्चन में गिवन होगा, और दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे हमारी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब एवरेज का मतलब है, जैसे एवरेज के बारे में हमने पहले भी पढ़ाई की है, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम एवरेज स्पीड निकालते थे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई भी एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है जब यहां से ट्रेवल करता है तो वो 10 की स्पीड में ट्रेवल करता है। जब वो वापस आता है तो वो 20 की स्पीड में ट्रेवल करता है। हमने कहा कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे, दोनों स्पीड को क्या करते थे, प्लस कर देते थे 10 + 20 और डिवाइडेड बाय क्या करते थे, 2 करते थे। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आती थी, 15। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे स्पीड का एवरेज हम निकाल रहे थे और यहाँ पे हम किसका एवरेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे हैं। मतलब ये कि जो भी हमें प्रॉफिट गिवन होंगे उन सभी प्रॉफिट को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। उन सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, वो है हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद जितने ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन होगा तो नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से जितने प्रॉफिट को हमने ऐड किया, जैसे 4 प्रॉफिट हमारे पास दिए गए थे 2017 के, 18, 10, 19 के और 20 के, 4 साल के प्रॉफिट दिए गए थे। उन चारों साल के प्रॉफिट्स को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है, तो कितने साल का प्रॉफिट था, 4 इयर्स का, तो 4 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो वैल्यू आएगी होगी एवरेज प्रॉफिट की होगी। ठीक, और जब हमें एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी तो हमें एवरेज प्रॉफिट की जगह में उस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा, तो हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे किसकी, गुडविल की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब इसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे गुडविल की। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन और इससे हमें गुडविल फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड का फॉर्मूला हमें लिखना है। लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ये देखिए दिया हुआ है क्या, परचेज ईयर। परचेज ईयर कितना दिया गया है, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, किसका, एवरेज प्रॉफिट का, ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट होगा, जो भी लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा, वो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया गया है, 3 से, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगी, गुडविल की वैल्यू। तो सबसे पहला काम है हमारा, 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला काम है हमारा फॉर्मूला लिखना। जैसे हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा, तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। हमने बताया था कि परचेज ईयर की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन पे गिवन होगी। परचेज ईयर की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन पे गिवन होगी। और ये रहा परचेज ईयर, तो परचेज ईयर हमारा कितना दिया गया है, 3। मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमें 2 वैल्यू की जरूरत थी, एक था एवरेज प्रॉफिट और एक था क्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर तो हमको गिवन है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमारा जो अगला स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी का है कि एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। और हमारे पास ये प्रॉफिट्स दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर के हमको प्रॉफिट दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का तो प्रॉफिट दिख रहा है, सेकंड ईयर का भी प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये जो थर्ड ईयर है ये क्या है, लॉस है, और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर का भी प्रॉफिट है। हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए हमें सभी प्रॉफिट्स को क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। और अगर लॉस दिया गया है, अगर क्वेश्चन पे लॉस दिया गया है, तो क्योंकि लॉस नेगेटिव वैल्यू है तो उसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट में हम प्रॉफिट हमें कितना कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, प्लस और प्रॉफिट कितना है, 1500 है, प्लस और कितना प्रॉफिट दिया गया है, 3000 है, प्लस 3800 है,
और माइनस कितना दिया गया है लॉस हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 300, माइनस का कितना हो जाएगा 300। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया गया है, 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर कितना हुआ हमारा 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 9, ये हो जाएगा 10,300 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ रहा है 2,000। अब एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को हमें कहाँ पुट कर देना है, फॉर्मूले में। यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 2,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया 3,000, तो हमें गुडविल की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी 6,000। ये था हमारा क्या आंसर। तो ये एकदम इजी सा है मेथड है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। और ये एमपी बोर्ड में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड में ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मतलब इसको करने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है। फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। एक बार हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन यही है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ, जो भी 5 वर्षों का औसत लाभ होगा के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। मतलब जो भी 5 वर्षों का औसत लाभ आएगा उसमें हमें गुणा करना है कितने का 3 वर्ष। क्रय वर्ष में कितना दिया है, परचेज ईयर को कहा जाता है क्रय वर्ष, ये हमको कितना दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, और विगत 5 वर्षों के लाभ ये रहे, विगत 5 वर्षों के लाभ हमारे पास ये रहे। तो सेम तरीका है, बस हमें फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा ख्याति बराबर औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट को क्या कहेंगे औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, गुणे क्रय वर्ष। अब फॉर्मूले को हमने लिखा ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। क्रय वर्ष क्वेश्चन पे हमेशा ही दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पे क्रय वर्ष कितना दिया गया है 3, क्वेश्चन में क्रय वर्ष दिया गया है 3 वर्ष। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है औसत लाभ। तो औसत लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत लाभ बराबर कुल लाभ, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे लाभ वर्ष, कुल लाभ बटे लाभ वर्ष। कुल लाभ मतलब जितना प्रॉफिट दिया है सभी को जोड़ लेना है, लाभ वर्ष का मतलब है कितने वर्षों का लाभ दिया गया है। तो कुल लाभ हमारा कितना हमने निकाला था, ये देखिए 10,000 हमने निकाला था, और क्रय वर्ष कितना दिया गया था 5। तो यहां से हमारा जो औसत लाभ आया तो कितना आया था 2,000। अब हमारे पास औसत लाभ आ गया, तो इसे हम ख्यात के फॉर्मूले में रख देंगे। तो ख्यात बराबर हो जाएगा औसत लाभ हमारा कितना है 2,000 और क्रय वर्ष कितना दिया है 3, तो ख्यात की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6,000। ठीक, तो ये था हमारा क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड को यूज करके अब इसके आप सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। इसके पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, और ये है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम अधिलाभ भी कहते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो हम कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो हम कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक, समझते हैं एक एग्जांपल से। हमको पता है कि जैसे हम जानते हैं कि मार्केट पे एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर होते हैं। कुछ सेलर नए होते हैं, कुछ सेलर क्या होते हैं पुराने होते हैं, कुछ दुकानदार नए और कुछ दुकानदार पुराने। ठीक, लेकिन एक ही प्रोडक्ट में डील करने के बावजूद भी किसी का प्रॉफिट क्या होता है ज्यादा होता है और किसी का प्रॉफिट क्या होता है कम होता है। मतलब सभी का प्रॉफिट एक साथ नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं जैसे हमारा कोई भी मार्केट है और हम मार्केट में जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास मान लेते हैं कि एक मिस्टर ए है, एक दुकानदार कौन है, एक हमारा जो सेलर है वो कौन है ए है,
और एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है और एक हमारे पास क्या है, डी। ठीक, हम मान लेते हैं कि ए की जो प्रॉफिट है वो है 20,000 का। ए का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 20,000 का, क्योंकि ए पुराना था। उसी के बगल में बी एक दुकानदार था, इसका प्रॉफिट मान लेते हैं ये है 15,000 का। उसी के बगल में सी था, इसका प्रॉफिट है 10,000 का। और उसी के बगल में ये डी है जो बिल्कुल अभी नया था। तो क्या नए दुकानदार को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं, नए दुकानदार को भी प्रॉफिट होगा, बशर्ते जो पुराने दुकानदार हैं, जो ओल्ड शॉपकीपर्स हैं, उससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो भी कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, नए होंगे। मतलब इसको पहले से लोग नहीं जानते होंगे, इसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई पहले से गुडविल और रेपुटेशन नहीं होगी। तो जो भी कस्टमर आएंगे इसके पास वो न्यूली कस्टमर होंगे, मतलब नए कस्टमर होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि चाहे बिजनेस हमारा पुराना हो और चाहे बिजनेस हमारा क्या हो, नया हो, प्रॉफिट हर बिजनेसमैन कमाता है, प्रॉफिट हर सेलर कमाएगा। क्योंकि अगर दुकानें बहुत सारी हैं तो वहां कस्टमर्स भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और हर दुकान में कोई ना कोई कस्टमर जाता ही है। ठीक, हमने कहा कि ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ये सी का प्रॉफिट है और ये डी का प्रॉफिट है। अब डी मार्केट में नया है, डी मार्केट में एकदम नया है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, तो डी जो प्रॉफिट अभी कमा रहा है वो कैसा प्रॉफिट है, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब सामान्य सा लाभ। क्योंकि इसका जो लाभ दिख रहा है वो कैसा है, सामान्य सा लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, अभी कस्टमर न्यूली सब है। ठीक, हम अगर इसको एक हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का हमने बना दिया कि ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का हमने बार बना दिया कि इससे नीचे हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जैसे लिखा, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर है वो क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो ये जो है, ये जो एरिया है 5 से ज्यादा, ये क्या है इनका, ये है इनका सुपर प्रॉफिट। ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो हम एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक सामान्य लाभ से जो हम अधिक लाभ कमा रहे हैं, अधिलाभ, लाभ का अधिक लाभ, अधिक लाभ जो हम कमा रहे हैं, एक सामान्य लाभ से जो अधिक पोर्शन हम कमा रहे हैं वो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है सुपर प्रॉफिट का और इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। ठीक, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, अगर हम बात करें फॉर्मूले की कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फॉर्मूला एज इट इज ऐसा ही है जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट का था, सिर्फ चेंज क्या था कि जब हम एवरेज प्रॉफिट का मेथड पढ़ रहे थे तब यहाँ पे क्या था, एवरेज प्रॉफिट था, और जब सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट है। वहां पे भी हमने नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया होता था, यहाँ पे भी परचेज ईयर हमें क्वेश्चन पे गिवन होगा। मतलब परचेज ईयर के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। अच्छा, फार्मूला जब हमने लिखा तो फार्मूले में हमें दो आइडेंटिटी चाहिए, एक तो चाहिए सुपर प्रॉफिट और दूसरा क्या चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब ये कि अगर ये दोनों आइडेंटिटी हमें मिल जाए तो हम गुडविल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूले में हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर तो गिवन है, मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। तो हमें जब सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक, एवरेज प्रॉफिट जब मेथड हम पढ़ रहे थे तब हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख चुके हैं कि कैसे निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। ठीक, हमें देखना क्या है अब, नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, विनियोजित पूंजी जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है,
ठीक है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ पे भी फॉर्मूले में हमें ये सारी चीजें क्वेश्चन पे गिवन होंगी, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक, तो ये हमारा गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला था। सबसे पहले गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हम निकालना सीखे हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, तो ये फॉर्मूला था। अब इसका हम देखते हैं क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, और इसके माध्यम से हम समझते हैं फॉर्मूले का यूज करना। तो क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, 6,000, 12,000 एंड ₹8,000। हमको 4 प्रॉफिट दिए गए हैं, 20,000 का, 6,000 का, 12,000 का और 8,000 का, ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स। ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया गया पास्ट के। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। फर्म ने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है, इन्वेस्ट की, वो कितना है, 50,000। अ फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। जो उसका फेयर रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल पर, वो कितना है, 15% पर एनम। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। ये दी है परचेज ईयर, बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 ईयर परचेज का। तो हमने बताया है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, और फार्मूला लिखने से हमें पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला क्या था हमारा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहाँ पे परचेज ईयर तो हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, परचेज ईयर कितना दिया है, 3। मतलब हमें निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक एक करके दोनों वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 और प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर 1 2 3 4। नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर कितना हो गया, 4। ठीक, इनको टोटल कर देते हैं, 20 और 20 40 6 46, ये हो गया 46,000 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 11,500। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 11,500। और अब हम निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आर अपॉन 100। ये दी है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 50,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15%। तो ये हो गया हमारा 15 अपॉन 100, और ये हो जाएगा हमारा 7,500। ठीक, अब हमें इस फार्मूले में रखने के लिए दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट भी मिल चुका है और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल चुका है। इसे हम फार्मूले में रख देंगे, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 11,500 का, और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 7,500 का। ठीक, सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे 4,000। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 4,000। अब इसको ले जाके हम सुपर प्रॉफिट में रख देंगे, ये यहाँ पे 4,000 इंटू
4000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3, तो गुडविल हमारी कितनी हो जाएगी 12,000। गुडविल हो जाएगी हमारी कितनी 12,000। जब हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हमें खुद बताता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, और लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए तीसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इस मेथड के अंडर पे हम दो तरीके से गुडविल को फाइंड कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो दो मेथड हमने अभी पढ़े हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये उन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन का है। मतलब या तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड कर लें, या तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से वैल्यू को फाइंड कर लें। ठीक, तो दोनों का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि कैसे फार्मूला हमें लगाना है। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो गुडविल का फार्मूला होता है वो होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब यहाँ पे हमें दो आइडेंटिटी चाहिए। एक आइडेंटिटी हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरी आइडेंटिटी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी हमने सुपर प्रॉफिट में देखा है कि क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर ये दी रहती डायरेक्ट क्वेश्चन में तो हमें वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना है, पर इन केस अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन पे नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं उसका हमने फॉर्मूला देखा है। ठीक है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक, तो हमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट is equals to average profit upon normal rate of return into 100। ठीक, तो इससे क्या निकल आएगी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे तो इस फार्मूले में हम रख देंगे तो हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने सीखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी इसके कि ये क्वेश्चन भी क्या होगा, ये क्वेश्चन पे गिवन होगा, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करके यहाँ हमें वैल्यू को पुट करना है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और फिर हमें फार्मूले में पुट कर देना है। यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। गुडविल इज इक्वल्स टू नॉर्मल सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, ये तो क्वेश्चन पे गिवन होता है, हमें फाइंड क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी देखा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और हमने एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सीखा है और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना सीखा है। तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड करके और सीधे फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिकल, और उस एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 44 और जिसे हमें सॉल्व करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फर्म हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। फर्म के पास लास्ट 4 years का प्रॉफिट है 9,000, 9,000, 11,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। फर्म ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कितना दिया गया है, 50,000 का। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 15% पर एनम। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बताना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी। तो चलिए दोनों मेथड को हम सॉल्व करके देखते हैं।
सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले लिखना है हमें गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए ये दो आइडेंटिटी चाहिए। अब हमें ये आइडेंटिटी तो गिवन है, कहाँ दी है, ये दी है 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दिया है 50,000, ये हमारे पास क्या है गिवन है। मतलब हमें सिर्फ निकालना कौन सी आइडेंटिटी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन है। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। 4 सालों का हमें प्रॉफिट दिया गया है 9,000 और 11,000 और 17,000। तो सभी को हम टोटल कर लेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास क्या, 18 कितना हो जाएगा 36, और 36 और 10 कितना हो जाएगा 46,000। ठीक, तो टोटल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 46,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट कितने ईयर का दिया है 4 ईयर का, तो ये हो जाएगा 11,500। ठीक, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, तो हम इस एवरेज प्रॉफिट को इस फार्मूले में रख देंगे। मतलब इस फार्मूले में हम अगर रखते हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी निकलेगी एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 11,500 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया कितने परसेंट का, 15% का, इंटू 100। तो यहां से हमें फाइंड होगी क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 76,667। ये हमारी क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसको हम ले जाके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फॉर्मूले में रख देंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिया है तो ये हो जाएगा 76,667 माइनस 50,000। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा दें तो हमें गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। ये हमारा पहला मेथड। कौन सा मेथड था हमारा ये, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं किसकी, सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसका फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल रेट तो दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला है, ये निकाला है हमने एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था हमारा 11,500, जो हमने अभी यहाँ निकाला है 11,500। हमें निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये गिवन है कितनी, 50,000 की, इंटू रेट कितना दिया है हमें, ये गिवन है कितना 15% का, तो ये हो जाएगा 15%। और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,500। ठीक है, 15 5 75, तो ये हो जाएगा 7,500। अब हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है इस वैल्यू को रख देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट जब हमने 7,500 रखा तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 4,000। अब ये 4,000 का जो सुपर प्रॉफिट आया है, हम अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, ये देखिए सुपर प्रॉफिट 4,000 का,
डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है 15% का, और इंटू 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 26,670। ठीक, तो ये हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, दूसरी एक सबसे जो ध्यान रखने वाली बात ये है, कभी कभी क्वेश्चन पे मेथड नहीं लिखा रहता है, सिर्फ ये लिखा रहता है कि फाइंड कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, सिर्फ इतना लिखा है ना। ये लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। ऐसे केस में आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, चाहे तो आप गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करो, और चाहे तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से यूज करो। किसी भी फॉर्मूले को यूज करके और आप गुडविल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कौन से मेथड से करना है, तो फिर हमें उस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा था गुडविल से जुड़ा हुआ टॉपिक, और हमने इसमें थ्योरी भी कवर की है, हमने इसमें न्यूमेरिकल भी कवर किए। तो ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है।